हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको नेपोलियन तृतीय के चरित्र एवं कार्यों के बारे में बताऊंगी। नेपोलियन तृतीय का चरित्र एवं कार्य। नेपोलियन तृतीय का जीवन तथा कार्य। नेपोलियन प्रथम की शक्ति की पराकाष्ठा के समय लुई नेपोलियन का जन्म 1809 ईस्वी में तुइलेरीज के राजमहल में हुआ था। उसकी शिक्षा इटली में संपन्न हुई। वह इटली की क्रांतिकारी संस्था कार्बोनरी का भी सदस्य रहा। कुछ समय तक वह जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में भी रहा। 1832 में नेपोलियन प्रथम के पुत्र नेपोलियन द्वितीय रोमन का बादशाह की मृत्यु के बाद नेपोलियन तृतीय बोनापार्ट वंश का वैधानिक उत्तराधिकारी बन गया। लुई नेपोलियन एक महान लेखक था। उसने अपने लेखों में नेपोलियन बोनापार्ट के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किया था। नेपोलियन नाम रखने के कारण वह बड़ी जल्दी एवं बड़ी तेजी के साथ फ्रांसीसी जनता का प्रशंसा पात्र बन गया। 1836 ईस्वी में उसने फ्रांस की गद्दी पर अधिकार जमाने के लिए अपने समर्थकों से स्ट्रासबर्ग में एक भीषण विद्रोह करा दिया, किंतु लुई फिलिप ने इस विद्रोह का दमन करके लुई नेपोलियन को फ्रांस से निष्कासित कर दिया। लुई नेपोलियन कुछ समय अमेरिका में रहा और बाद में इंग्लैंड चला गया। 1840 में वह इंग्लैंड से पुनः फ्रांस आ गया और अपने समर्थकों से बोलीन में विद्रोह करा दिया। यह विद्रोह भी कठोरतापूर्वक दबा दिया गया और लुई नेपोलियन को कुछ दिन तक हाम के दुर्ग में बंदी बनकर रहना पड़ा। 1846 ईस्वी में वह जेल से भागकर इंग्लैंड चला गया और वहां पुलिस विभाग में एक सिपाही के पद पर कार्य करने लगा। लुई फिलिप का पतन होने पर 1848 ईस्वी में वह पुनः फ्रांस आ गया। अपने चाचा के नाम, ख्याति तथा प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर वह फ्रांस का राष्ट्रपति बन गया। 1852 ईस्वी में उसने फ्रांस के गणतंत्र का अंत करके अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित कर ली। 1852 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक वह फ्रांस का सम्राट बना रहा। 1 सितंबर 1870 ईस्वी में यह सीडन के युद्ध में प्रशा के हाथों पराजित होकर 88,000 सैनिकों के साथ बंदी बना लिया गया। 1871 ईस्वी में उसे बंदी गृह से मुक्ति मिल गई और वह इंग्लैंड में स्थायी रूप से रहने लगा। इंग्लैंड में ही 1873 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के 4 वर्षों के बाद उसका इकलौता पुत्र 1877 ईस्वी में अफ्रीका के जुलूस युद्ध में मारा गया। उसकी रानी दीर्घ काल तक जीवित रही और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद 1920 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। नेपोलियन तृतीय का चरित्र। नेपोलियन तृतीय के चरित्र के विषय में इतिहासकारों में भारी मतभेद हैं। उसके चरित्र की विभिन्नताओं के कारण इतिहासकार किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने में असफल रहे। कुछ विद्वानों ने उसे एक रहस्यमय पहेली बताया है और कुछ उसे इम्पीरियल सफिनेक्स की संज्ञा भी देते हैं। विख्यात उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो ने उसके चारित्रिक अवगुणों को देखकर उसे नेपोलियन द लिटिल कहकर पुकारा है। कुछ फ्रेंच इतिहासकार उसे मैकियावेली और क्विक्जॉट दोनों के गुणों का सम्मिश्रण मानते हैं। इन विभिन्न विचारों में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतिहासकार उसके चरित्र का ठीक ठीक मूल्यांकन करने में असफल रहे। वास्तव में नेपोलियन तृतीय अत्यधिक महत्वाकांक्षी और कूटनीति था, परंतु उसमें नेपोलियन महान के समान योग्यता, राजनीतिक दूरदर्शिता और कर्मठता का पूर्ण अभाव था। उसकी
सफलता का प्रमुख कारण उसके नाम के साथ नेपोलियन शब्द का जुड़ा होना ही था। फ्रांस की जनता नेपोलियन प्रथम को देवता के समान पूजती थी और उसे अपना मसीहा समझती थी। अतः जब लुई नेपोलियन ने नेपोलियन प्रथम के समान ही फ्रांस को गौरव प्रदान करने का वचन दिया तो फ्रांस की जनता उसकी समर्थक बन गई। लेकिन अपने अवगुणों के कारण नेपोलियन तृतीय फ्रांस की जनता को अधिक समय तक मूर्ख न बना सका और जनता उसकी निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी नीति से तंग आ गई। उसकी सिद्धांतहीन गृह नीति उसकी अयोग्यता के कारण ही असफल रही। उसने शांति के साथ यश का, राष्ट्रीयता के साथ रूढ़िवादिता का समर्थन करते हुए फ्रांसीसियों की दृष्टि में स्वयं को रहस्यमय बना दिया। उसने तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद तुगलक जैसी नीतियां अपनाई। विदेशों में गौरव प्राप्त करने का जो ढोंग उसने रचाया वह अधिक समय तक न चल सका। उसकी विदेशी नीति भी बुरी तरह असफल रही। विद्वानों ने उसकी विदेश नीति को मिडिल एंड मॉडल कहकर कटु आलोचना की। इस प्रकार नेपोलियन तृतीय अपना जादू फ्रांसीसियों पर अधिक समय तक नहीं चला सका। सीडान की पराजय ने उसकी दुर्बलता की पोल खोल दी और फ्रांस में उसका और उसके साम्राज्य का पूर्ण पतन हो गया। नेपोलियन तृतीय का मूल्यांकन। नेपोलियन तृतीय का मूल्यांकन विद्वानों ने दो दृष्टिकोणों से किया है। कुछ विद्वान उसे एक महान राजनीतिज्ञ कहते हैं तो कुछ उसे महामूर्ख बताते हैं। इसके विपरीत महारानी विक्टोरिया उसके विषय में कहा करती थीं, उसमें बड़ी दयालुता थी और वह बहुत आत्मनियंत्रण कर सकता था। उसने सभी गलत कार्य इसलिए किए क्योंकि यह अनुभव करता था कि वह ईश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए ही पृथ्वी पर आया है। इतिहासकार कैटलबी ने लिखा है, उसकी विजयों ने सर्वप्रथम तो फ्रांस को हैरान कर दिया परंतु बाद में उनसे फ्रांस को अपमानित होना पड़ा। संक्षेप में नेपोलियन तृतीय का चरित्र विभिन्न गुणों एवं अवगुणों का मिश्रण था। उसने एक षड्यंत्रकारी की भांति आधारहीन नीति अपनाई और स्वयं को नेपोलियन प्रथम का उत्तराधिकारी सिद्ध करने का प्रयास किया, किंतु अपनी अयोग्यताओं के कारण वह असफल रहा और उसका शीघ्र ही पतन हो गया।